हाय स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत आज चैप्टर नंबर 8 रेडियो एक्टिव प्रदूषण यानी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये रेडियो एक्टिव सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं हम पहले। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनके विकिरणों से गैसों का आयनन, फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभावित होना तथा धातु के पतले पन्नों से आर पार निकल जाने का गुणधर्म होता है। रेडियो एक्टिव तत्वों का ये गुण रेडियो एक्टिविता इनकी रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। इन तत्वों से मुख्यतः अल्फा, बीटा एवं गामा प्रकार के विकिरण प्रकृति में स्वतः ही विच्छेदित होते हैं। अतः वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः ही विच्छेदित होते हैं रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। इनसे निकलने वाली किरणें रेडियो एक्टिव किरणें तथा उनका ये गुण रेडियो एक्टिविता कहलाता है। प्रकृति में प्रायः यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम व एक्टिनियम आदि सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियम, थोरियम से अधिक रेडियो एक्टिव तत्व है। अब तक लगभग 40 ऐसे तत्वों की खोज हो चुकी है। स्ट्रोंशियम 90 बहुत ही खतरनाक माना गया है। ये दूध और सब्जियों, तरकारियों आदि के माध्यम से शरीर में पहुंचकर हड्डियों को कमज़ोर बनाकर स्वास्थ्य ऊतकों को चार्ज देकर नष्ट कर देता है। इसी प्रकार आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार सीजियम 137, यूरेनियम व प्लूटोनियम काफ़ी खतरनाक है। इन सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों में संक्षिप्त ऊर्जा को नाभिकीय विखंडन कर प्राप्त ऊर्जा से विद्युत बनाने का कार्य भारत में नाभिकीय रिएक्टर बनाकर पूरा किया जा रहा है। देश में नरोरा यानी कि उत्तर प्रदेश, कलपक्कम, मद्रास, देखिए ये जो लाइन है ये आप ध्यान से पढ़ लें। जीएस यानी कि जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थापित हैं। तो देश में नरोरा यानी कि उत्तर प्रदेश, कलपक्कम यानी कि मद्रास, तारापुर यानी कि चेन्नई समझ लो या तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान और आदि नाभिकीय रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि, आवासीय विकास, सड़कों, पुलों, रेलवे ट्रैकों की उपयोगिता में हो रही वृद्धि एवं जनसंख्या की आवश्यकता तथा औद्योगिकरण आदि को ध्यान में रखकर अन्य दूसरे रिएक्टर भी स्थापित किए जाने की योजना है। इन पदार्थों से नाभिकीय बम बनाकर उनका विस्फोट कर देशों द्वारा युद्ध के समय इसका प्रयोग किया जा रहा है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया गया, जिसमें 1 मिनट में 1 लाख लोग मारे गए तथा आगे के 1 लाख लोग 1 वर्ष के अंदर ही मर गए। ठीक 3 दिन बाद अमेरिका द्वारा 8/45 को यानी 9 अगस्त 1945 को प्लूटोनियम फैटमैन नामक बम गिराया गया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए थे तथा नागासाकी के मरुस्थल का रेत पिघल गया था। ये घटना काफ़ी हद तक विदारक थी। इसके ठीक 5 दिन बाद 14/8/1945 को जापान द्वारा अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देना पड़ा एवं अमेरिका की शरण में जाना पड़ा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो परमाणु निरस्त्रीकरण पर सभी देशों की संधि प्रस्ताव के कार्यक्रम के लिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर महासचिव कोफी अन्नान को नियुक्त किया गया एवं परमाणु अस्त्रों के अप्रसार संधि पर सभी देशों को हस्ताक्षर किए लिए अनुबंध कर बाध्य किया गया है। इन सब के बावजूद 2005 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया तथा 2006 में उत्तरी कोरिया ने 2 परमाणु परीक्षण का नियम अवमानित किया है। इसके अलावा अन्य भी कई देशों द्वारा परमाणु अप्रसार संधि को अपमानित कर परीक्षणों को किया गया, जिसके घातक परिणाम जनता को जरूर झेलने होंगे। रेडियो एक्टिव तत्वों से विकिरण प्रायः मेडिकल, न्यूक्लियर तथा औद्योगिक उपयोग के उपरांत भी प्राप्त होते हैं। मेडिकल में ये विकिरण एक्स तथा गामा किरण के रूप में तथा अन्य क्षेत्रों में विकिरण अल्फा कण, बीटा कण और न्यूट्रॉन किरणों के रूप में होता है। विकिरणों का ऊर्जा उत्सर्जन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण उच्च ऊर्जा, उच्च आवृत्ति पर उत्सर्जित करते हैं। विकिरणों का वेग उनकी गति करने वाले माध्यम पर निर्भर करता है। तरंग दैर्ध्य इक्वल टू वेग अपॉन आवृत्ति।
विकिरणों के लक्ष्य कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन। प्राय निम्न प्रकार के रेडिएशन होते हैं। कौन कौन से? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, एक्स किरणें। तो ये विकिरण के लक्ष्य हैं। देखिए अल्फा किरण, एक अल्फा रेज इसके कारण धनावेशित होते हैं तथा इन कणों पर 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। इसका भार हीलियम परमाणु के भार के बराबर होता है। इन कणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 5% होता है। जिन गैसों से ये कण गुजारे जाते हैं उस गैस को आयनित कर देते हैं। अधिक द्रव्यमान के कारण इनमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है, साथ साथ भेदन क्षमता कम होती है। इनके कणों को 0.1 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की पन्नी से रोका जा सकता है। बीटा कण है, फिर अल्फा गामा किरणें, एक्स किरण। ठीक है, ये विकिरण उत्पन्न होते हैं रेडियो एक्टिव तत्वों से। वातावरणीय स्रोत, सोर्स ऑफ एक्सपोजर। रेडियो एक्टिव विकिरण के स्रोत नाभिकीय परीक्षण, नाभिकीय उपकरणों का प्रयोग, उद्योगों से तथा कुछ मानव द्वारा बनाए गए स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त एक्स किरणों का विकिरण, रेडियोग्राफिक उपकरण, एक्स किरण थेरेपी उपकरण तथा दंत एक्सरे उपकरण से लगभग 10 किलो वोल्ट पर वातावरण में पैदा होती हैं, जिनकी भेदन क्षमता उच्च आवृत्ति की होती है अतः इनको आवरण यानी कवर शील्डेड देना आवश्यक है। ये किरणें उच्च वोल्ट पर दूरदर्शन प्रक्षेपण प्रक्रम, रंगीन दूरदर्शन सेट, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, रेडियो की संचरण ट्यूब तथा रेक्टिफायर ट्यूब आदि से पैदा होती हैं। इसके अलावा मानव द्वारा निर्मित नाभिकीय रिएक्टरों से भी विकिरण होता है। ये रिएक्टर जैसे बॉइलिंग मीटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड मीटर रिएक्टर, हैवी मीटर मॉडरेट रिएक्टर व गैस कूल्ड ग्रेफाइट रिएक्टर आदि में प्रयुक्त अक्रिय गैसों, द्रव्य विखंडित उत्पादों व टाइटियम लिक्विड के कारण होता है। विकिरण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में प्राप्त होता है, जो उस स्थान की समुद्र तल से उच्चता तथा स्थिति पर निर्भर करता है। केरल राज्य में मोनाजाइट नामक खनिज पाया जाता है, जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ थोरियम पाया जाता है, जिनका इस स्थान पर विकिरण अत्यधिक होता है। मानव द्वारा निर्मित नाभिकीय उपकरणों एवं औषधि संबंधी उपकरणों से विकिरण प्राकृतिक विकिरण से प्रायः कम होता है, जिनका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है। प्राकृतिक कारणों से 100 × 10⁻³ औषधि विकिरणों उपकरणों से 20 × 10⁻³ नाभिकीय परीक्षणों से 2 × 10⁻³ परमाणु ऊर्जा के उपकरणों से जिनका प्रयोग शांति कार्य हेतु 1 × 10⁻³ रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत। रेडियो एक्टिव किरणों के परमाणु अपनी अस्थायी प्रकृति के कारण सदैव विघटित होते रहते हैं और नए तत्वों को जन्म देते हैं, जिनके तो क्या हो जाएगा देखिए, भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। अल्फा व बीटा कण इन किरणों से सदैव इनके नाभिक से निकलते रहते हैं। अल्फा कणों के निष्कासन पर तत्व में अल्फा परिवर्तन होता है, जिसके अंतर्गत तत्व के परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार में क्रमशः 2 एवं 4 की कमी आ जाएगी, यानी कि परमाणु क्रमांक 2 की कमी आती है और परमाणु भार में 4 की कमी आती है। बीटा कणों के निकलने पर तत्वों में बीटा परिवर्तन होगा, जिसके अंतर्गत परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा परमाणु भार में अपरिवर्तनीय रहता है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। रेडियम और अल्फा कण निकल जाता है तो 2 कम हो जाएगा, यानी 86 और 4 इसमें कम हो जाएगा तो रेडॉन, यानी कि रेडॉन आ जाता है, रेडियम से रेडॉन बन जाता है। बिस्मित है Bi, इसमें से देखो बीटा कण निकलता है तो 1 बढ़ जाता है, इनकी पोलोनियम बन जाता है और 213 का 213 रहता है इसका द्रव्यमान। तो इस प्रकार से इनमें चलता रहता है। देखिए एक होता है टी हाफ, इसको बोलते हैं टी हाफ, यानी कि टी हाफ का मतलब होता है कि कोई तत्व अपने जितने समय में अपनी मात्रा का प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उसे उसका अर्धकाल कहते हैं। ठीक है, हाफ टाइम। रेडियो एक्टिवता की पहचान। तो रेडियो एक्टिवता की पहचान कैसे करेंगे? चूंकि रेडियो एक्टिव तत्व हमेशा अल्फा बीटा एवं गामा किरणें भी निष्कासित करते रहते हैं, जिनसे कुछ लाभ भी होते हैं व हानियाँ भी, अतः इनकी पहचान करना भी आवश्यक है। इनकी पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है। कौन कौन सी पहचान है? रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित किरणों से गैसों का आयनन हो जाएगा, जिसको विद्युतदर्शी से ज्ञात किया जा सकता है। उत्सर्जित किरणें जिंक सल्फाइड के पर्दे पर स्फुरण प्रभाव देती हैं।
चमक पैदा करती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक बंद फोटोग्राफिक प्लेट पर रखने पर ये अपनी छाप इस प्लेट पर छोड़ जाता है। विकिरणों की इकाइयाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो यूनिट्स ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, इनको हम इस तरीके से माप सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तव में विकिरण किरणों की ऊर्जा है जिसकी इकाई छोटी होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 3.8 गुणा 10⁻⁻20 कैलोरी, यानी कि 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 वो 20 जूल। तो ये वो दे रखा है, ठीक है। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित रोंटजन हवा के प्रतिभार द्वारा लगभग 64 अर्ग ऊर्जा का अवशोषण एवं रोंटजन कहलाता है। मतलब 64 अर्ग ऊर्जा का अवशोषण एक रोंटजन कहलाता है। और रोंटजन ही थे जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। रोंटजन क्या है? एक विकिरण मापन की इकाई है जो गामा व एक्स किरणों के मापन के लिए तथा रेडियोलॉजिस्ट द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। जर्मन भौतिक शास्त्री क्लिहेल्म रोंटजन, जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, के नाम से ही विकिरण ऊर्जा का मापन होता है। तो ठीक है, इसे आप देख लें। रेड आयनिक विकिरण से किसी भी माध्यम के 1 ग्राम द्वारा 100 अर्ग ऊर्जा अवशोषण की मात्रा एक रेड कहलाती है। रैम, ये देखिए सभी यूनिट्स हैं इनको मापने की, ठीक है। रेडियो एक्टिव रैम, ये इकाई रेड या रोंटजन के समान ही है, परंतु इस इकाई में विभिन्न प्रकार के विकिरणों के लिए क्वालिटी फैक्टर या डैमेज फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। रैम की इकाई रेड्स को QF से गुणा करके प्राप्त होती है। तो इस टाइप से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है, और इसको पढ़ लें यहाँ। बात करते हैं रेडियो एक्टिव का उपयोग, यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिवता का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। नाभिकीय अनुसंधान में, नाभिकीय विघटन, प्रकाश संश्लेषण आदि में किया जाता है। इसके अलावा रेडियो आयोडीन अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड के उपचार, रेडियो फास्फोरस त्वचा संबंधी विकारों के उपचार तथा रेडियो कोबाल्ट और रेडियो स्वर्ण कैंसर के उपचार में उपयोग में लाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिक पेड़ व पौधों में उर्वरकों का कार्य करते हैं, जिसमें फसल कीट मुक्त रहती है। बीजों पर भी इसका प्रयोग करने से कीटाणु मुक्त हो जाते हैं। सभी कार्बनिक पदार्थों में कार्बन 12 व कार्बन 14 की कुछ न कुछ मात्रा विद्यमान रहती है। मृत कार्बनिक पदार्थों से C14 धीरे धीरे विघटित होता रहता है। अतः इस विघटित दर को अगर ज्ञात कर लिया जाए तो उपकरणों आदि की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए भाई, जो फॉसिल्स हमें प्राप्त होते हैं, मतलब फॉसिल्स जो अवशेष प्राप्त होते हैं हमें मिट्टी के अंदर, जैसे डायनासोर का अवशेष मिला, तो उसको हम किससे ज्ञात करते हैं? उनकी आयु C14 के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। प्रयुक्त रबर, कागज व धातु की चादरों, मशीनों तथा हवाई जहाज आदि पर इनका प्रयोग करने से इनमें प्रयुक्त चादरों की मोटाई व क्रैक आदि का पता रेडियो कोबाल्ट व रेडियो टंगस्टन लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक्स किरणों की सहायता से मानव अस्थियों का ढांचा एवं अन्य कई रोगों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो रहा उपयोग, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव। बात करते हैं विकिरण का जैविक प्रभाव, बायोटिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो ऐसा विकिरण जिसमें आयरन की क्षमता होती है मानव शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार के विकिरण प्रायः वातावरण में नाभिकीय परीक्षण एवं प्रक्षेपण आदि के दौरान पैदा होते हैं। इसके साथ साथ वातावरण में कुछ आपसी रासायनिक प्रक्रियाओं से भी वातावरण में ऐसा विकिरण पैदा होता है। ये विकिरण अंगों अथवा कोशिकाओं को भेद कर उन्हें क्षति पहुंचाता है। आयनन होता है, ये आयरन नहीं होगा, तथा उनके आवेश में परिवर्तन लाता है। कभी कभी ये आवेश परिवर्तन कोशिकाओं पर मरम्मत का काम भी करता है। जब ये विकिरण लंबी अवधि तक वातावरण में रहता है तो इससे कैंसर, जन्म दर, अनुवांशिक परिवर्तन एवं उनकी ऊंचाइयां आदि प्रभावित होती हैं। इसके अलावा ये सभी जैविक प्राणियों में प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। विकिरण की अधिक मात्रा का प्रभाव एकदम महसूस नहीं होता, बल्कि यह महीनों या वर्षों में महसूस होता है। शरीर के सेल्स, टिश्यूज व अंग आदि शारीरिक प्रक्रिया के साथ संबद्ध रहते हैं, जो अंत में विकिरण के कुप्रभाव से कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे सेल्स, टिश्यूज व ऑर्गन्स आदि धीरे धीरे मर जाते हैं। स्नायु व बीज
कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाएं आभासी रूप से शरीर में कुछ सीमा तक बदली जा सकती हैं यदि विकिरण की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। प्रकृति में चिकित्सा व्यवसाय तथा हवा एवं पानी के माध्यम से आने वाले विकिरण नुकसानदायक होता है। ऐसा अनुमान किया गया है कि एक मनुष्य औसतन 125 मिलीरैम प्रति वर्ष प्राकृतिक स्रोतों से व 50 से 70 मिलीरैम प्रति वर्ष मेडिकल स्रोतों से रेडियोएक्टिव विकिरण प्राप्त करता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।